अरे रुको रुको, पहले मुझे ये बताओ, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो ना, चलो ठीक है। बॉन्ड में भी आप में से शायद कुछ लोग इन्वेस्ट करते होंगे, गोल्ड में तो मेरे ख्याल से आप में से 90% लोग ज़रूर इन्वेस्ट करते होंगे। पर सवाल ये आता है, इतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर लिया, क्या कभी रियल एस्टेट के बारे में भी सोचा है? क्या बोलते हो, सोचा है पर नहीं मिला, क्यों? बहुत पैसे की बात है, उतना पैसा नहीं है। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ ना, 400 रुपये से रियल एस्टेट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। कैसे? वीडियो को एंड तक देखो, पता चल जाएगा। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए इतना बड़ा टिकट साइज, मिनिमम 50 लाख से तो टियर 1 या फिर टियर 2 सिटी में शुरू होता है प्रॉपर्टी का दाम, तो इतना पैसा नहीं दे सकते। तो इसी वजह से आज हम बात करने वाले हैं रीट की, यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की। अब आप में से जिन लोगों को रियल एस्टेट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, वो इस वीडियो को यहीं पर छोड़ सकता है। तो आई होप आप लोगों को तो इंटरेस्ट होगा, क्योंकि आप यहाँ तक हो। तो सवाल ये आता है कि रीट क्या होता है। देखिए, मैं आपको बिल्कुल इजीली समझाता हूँ। जैसे म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड में आप 500 या फिर 1000 रुपीज़ से भी स्टार्ट करते हो इन्वेस्टिंग, वहीं पे सेम होता है रीट में। आप खुद ही सोचो, 1000 रुपीज़ में अगर आप एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो एक HDFC बैंक का शेयर ही तो शायद 1400 या फिर 1500 के आसपास है। वहाँ पे आपको 50 स्टॉक्स मिल रहा है 1000 रुपये में। तो 1000 रुपये में आपको 50 स्टॉक्स का थोड़ा थोड़ा करके एक्सपोजर मिल रहा है, क्योंकि उस कंपनी के पास आप जैसे बहुत लोग हैं जो 1000 रुपये दे दे के बहुत सारा, मान लेते 1 करोड़ या फिर 10 करोड़, कुछ बहुत ज़्यादा रुपए हो रहा है, उस पैसे से वो फंड मैनेजर शेयर्स खरीद रहा है, एंड उस शेयर्स के हिसाब से एक NAV डिसाइड होता है जो बहुत लो प्राइस का होता है, जो आप 1000 रुपये दे के खरीदते हो, एंड उस हिसाब से आपका उस 50 स्टॉक्स में एक एक्सपोजर मिलता है। सेम होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में। आप खुद ही सोचो, एक टियर 1 या फिर टियर 2 सिटी में भी अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे एक प्रॉपर्टी खरीदने जाओगे, कमर्शियल प्रॉपर्टी, क्योंकि जो रेंटल इनकम है वो तो बहुत सबसे ज़्यादा कमर्शियल प्रॉपर्टी में से आता है। तो अब अगर आप एक कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने जाओगे तो आपको मिनिमम 50 लाख या फिर 1 करोड़ रुपए तो देना पड़ेगा। उसके ऊपर अगर उस एरिया में कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, उसके बाद पेपर वर्क हो गया, स्टैम्प ड्यूटी हो गया, बहुत सारा झंझट है। अब आप ये सारे झंझट करना नहीं चाहते हो, तो यही पे काम आता है रीट, यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रीट क्या करता है, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास भी आपकी तरह पैसे नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो अपना पैसा आपकी तरह एक फंड मैनेजर या फिर एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जो मैनेजर हैं उनको देते हैं और बोलते हैं कि तुम हमारे बिहाफ पे हमारे पैसों से प्रॉपर्टी खरीदो। कौन सा प्रॉपर्टी खरीदोगे, उसका लीगल फ्रेमवर्क क्या होगा, वहाँ पे कोई झंझट होगा, तो वो सब तुम संभालोगे। हमें बस हमारे पैसों पे प्रॉपर्टी खरीद के दो। उस प्रॉपर्टी का जब प्राइस बढ़ेगा, हमने जो पैसा दिया है उसका भी प्राइस ग्रो होना चाहिए, एंड उसके साथ हमने जो पैसा दिया है आपको, उसके हिसाब से जो रेंटल इनकम उस प्रॉपर्टी से आ रहा है, वो हमने जितना दिया है उस हिसाब से हमें वापस मिल जाए। और ये सब जो काम आप कर रहे हो ना, उसके बदले में आप कुछ 1 या 2 या फिर 3% का जो कमीशन होता है वो आप रख लो। ये होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, यानी कि इसे सिंपल लैंग्वेज में आप रियल एस्टेट का म्यूचुअल फंड समझ सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट हो, बॉन्ड हो, गोल्ड हो, कुछ भी हो, वहाँ पे कुछ ना कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज तो होगा। तो सेम रीट में भी सेम है। तो चलिए देख लेते हैं कि रीट में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है। तो रीट का सबसे बड़ा और मेजर एडवांटेज मुझे जो लगता है वो होता है एंट्री बैरियर का ना होना। आप खुद ही सोचिए, आपके पास करोड़ों नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन आप फिर भी सिर्फ 400 में, अभी MBC रीट जो है वो शायद अभी 400 के आसपास चल रहा है, तो आप सिर्फ 400 रुपए देके अपना रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं, जिसके चलते आपके पास कोई एंट्री बैरियर नहीं होता और आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाते हैं रीट के जरिए। दूसरा जो सबसे मेजर बेनिफिट होता है वो होता है सेबी का गाइडलाइन कि आपको अपना 80% पैसा ऐसे बिल्डिंग्स पे लगाना है जो कंस्ट्रक्टेड है, मतलब जो रेंट देने के लिए बिल्कुल रेडी है, पूरा कंप्लीट है वो फ्लैट। ऐसे आप नहीं कर सकते कि कोई अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट है, आपको कम में मिल रहा है, आपने लगा दिया, फिर आपको उस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से NOC नहीं मिला या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया, बिल्डर घर नहीं दे रहा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 80% केसेस में जो ट्रस्ट है उसे आपका पैसा कंस्ट्रक्टेड रियल एस्टेट में लगाना होगा, कंस्ट्रक्टेड कमर्शियल प्रॉपर्टी में लगाना होगा, जिसके चलते आपका रिस्क फैक्टर जो है वो बहुत कम हो जाता है। बाकी जो 10% है, 20% है, उसमें से 10% कंपनी चाहे तो अंडर कंस्ट्रक्शन में लगा सकता है। तीसरा जो सबसे बड़ा इसका बेनिफिट होता है वो होता है डिविडेंड।
हाँ, डिविडेंड नाम सुन के मुंह में हंसी आ गया है ना, पता है। मुझे भी हंसी आया था। अब सोचो कि आपको जितना भी पैसा रेंटल इनकम से आ रहा है उसका 90% जो शेयर होल्डर से रीट के उसके अंदर कंपनी को डिविडेंड के रूप में देना पड़ेगा, जिसके चलते आपका एक रेगुलर कैश फ्लो जनरेट होगा एंड आपका एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बनता है। बहुत सारे एडवांटेज बता दिए, राइट। चलो डिसएडवांटेज बताओ। सबसे पहला डिसएडवांटेज, आप खुद ही सोचिए 400 रुपए में आप 4 करोड़ का कितना % प्रॉपर्टी ओन कर पाओगे? शायद यहाँ पे ये जो यहाँ दिख रहा है आपको, इसका शायद 1 ई का होल्ड कर पाओगे, राइट। ये होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में। दूसरा जो सबसे बड़ा मेजर मुझे ड्रॉबैक लगता है वो बताया ना, 90% इनकम आपको डिविडेंड में दे देना पड़ेगा। अब 90% इनकम अगर मैं डिविडेंड में दे दूंगा तो मुझे जो 10% है उससे नए प्रॉपर्टीज खरीदने पड़ेंगे, या फिर जब कोई नया बायर आएगा उसके पास वो पैसा देगा, फिर मुझे नया प्रॉपर्टी खरीदना पड़ेगा। तो कैपिटल एप्रिसिएशन का तो कोई सवाल ही नहीं है। आपको डिविडेंड इनकम तो मिलता रहेगा, लेकिन कैपिटल एप्रिसिएशन आप भूल ही जाएंगे शायद। तीसरा, अभी रियल एस्टेट इंडिया में बहुत ज्यादा इमैच्योर है। अगर आप एम्बेसी रेट को देखोगे जो सबसे फेमस है, वो शायद 2019 में एस्टेब्लिश हुआ था। वहीं पे अगर आप यूएसए में देखेंगे तो 1960 से रीट चला आ रहा है, यानी कि वहाँ पे रीट का जो हिस्टोरिकल ग्राफ है वो एक प्रूवन है कि कौन सा कंपनी क्या कर सकता है, किस कंपनी में कौन सा मैनेजमेंट क्या कर सकता है। लेकिन इंडिया में आपके पास कोई ऐसा हिस्टोरिकल डेटा नहीं है जिसके चलते आपको पता चले कि आपको कौन सा रीट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैंने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों आपको बता दिया, पर सवाल आता है क्या आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो ये डिपेंड होता है आपका सिचुएशन क्या है। जैसे अगर आपका पोर्टफोलियो एक एवरेज साइज का है, एवरेज इन द सेंस आपका 30 या फिर 40 लाख का टोटल पोर्टफोलियो है, उसमें स्टॉक्स, गोल्ड्स, बॉन्ड्स ये सब कुछ है, और आपको रियल एस्टेट का भी एक्सपोजर लेना है 10% के हिसाब से, यानी कि 4 लाख या फिर 5 लाख का आपको रियल एस्टेट लेना है, तो 4 या फिर 5 लाख में तो आप कोई प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। तो मेरे ख्याल से इस केस में आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को कंसिडर करना चाहिए, जिसके चलते आपको रियल एस्टेट का एक्सपोजर भी मिलेगा एंड आपका एक सिग्निफिकेंट अमाउंट रियल एस्टेट में इन्वेस्ट भी होगा। लेकिन दूसरी तरफ आपका पोर्टफोलियो अगर 2 लाख या फिर 5 लाख के आसपास है, तो यहाँ पे आप अगर अपना 10% भी इन्वेस्ट करेंगे तो 50,000 होगा। 50,000 रुपये रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके आप कौन सा अपना रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा कम कर लोगे या फिर कौन सा अपना रिटर्न बहुत ज़्यादा बढ़ा लोगे? तो मेरे ख्याल से इस हिसाब से आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। रीट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप रियल एस्टेट अफोर्ड कर सकते हो वो तो अच्छी बात है, पर सवाल ये आता है कि मैंने तो ये समझा दिया कि आपको किस केस में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कंसिडर करना चाहिए और किस केस में नहीं करना चाहिए। पर क्या आपको पता है, अगर आप फुल फ्लेज प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो उसमें आपको कमर्शियल रियल एस्टेट खरीदना चाहिए या फिर फार्म लैंड खरीदना चाहिए? नहीं पता, कोई बात नहीं, ये वाला वीडियो देखो और आपको समझ आ जाएगा कि क्यों आपको कमर्शियल नहीं फार्म लैंड खरीदना चाहिए।